Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 25th January 2024. बट उससे पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। वैसे मैंने पहले तो विश किया ही है, बट जब मैं पीडीएफ से पढ़ाती थी, बट आज जब मैं सामने हूँ कैमरा के सामने, तो मैंने सोचा कि आपको सामने से विश किया जाए। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर फाइन, ऑल बिकॉज क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, विंटर बहुत ज्यादा है एंड ये कोविड के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड अच्छे से रहिए। एंड आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आई कैन टेक द लाइव क्लासेस, और तब हम क्या करेंगे, ये 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो जो भी मैं आज आज हम लोग द हिंदू डिस्कस करने वाले हैं, तो जो भी मैं आज पढ़ा रही हूँ, जितने भी आर्टिकल्स है, उन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप वहां से जा करके ये पीडीएफ ले लीजिए फटाफट एंड उसके बाद आप मेरे साथ ये डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। तो जो भी आज हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग इंडिया एंड फ्रांस का रिलेशन देखेंगे, ऑल बिकॉज क्योंकि कल जब रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो आने वाले हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया एंड फ्रांस का रिलेशन कैसा है वो देखना। तो इसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड इंडिया एंड फ्रांस की कैसे कनेक्ट करता है, उसके रिलेशन कैसे कैसे हैं, एंड वो इंडिया एंड फ्रांस जितने भी चीजों में ये पार्टनरशिप है या जो भी एग्रीमेंट इसने साइन किए हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि जो आगे आने वाली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमी में जो भी एग्रीमेंट है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड उसी से रिलेटेड एक नाटो का भी है आर्टिकल, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। ऑल बिकॉज बहुत टाइम से ये जो फिनलैंड एंड स्वीडन, तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो नाटो में शामिल होना चाहती थी। तो लास्ट टू लास्ट मंथ फिनलैंड ऑलरेडी नाटो में शामिल हो चुका है, बट अभी जो है स्वीडन में इसका अप्रूव कर दिया गया है कि ये भी नाटो में शामिल होगा। एंड ये अभी और न्यूज में है, ऑल बिकॉज टर्की ने इसको सपोर्ट किया है कि स्वीडन को नाटो में शामिल कर लिया जाए, तो हम वो भी आर्टिकल देखेंगे। एंड देन हम ये देखेंगे आर्टिकल कि जो जितने भी मेडिसिन है, उनको ये एक तरह के नाम होती हैं, बट उनका ट्रीटमेंट अलग होता है और वो अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, बिकॉज अभी मैंने आर्टिकल पढ़ा कि एक मेडिसिन है, उसका एक तो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है वो डायबिटीज में काम आता है, एंड दूसरा जो कैंसर में। तो अगर एक ही नाम के एंड ये जितने भी मेडिसिन होती हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन सारी चीजें इंग्लिश में होती है। तो एज यू नो कि हमारे भारत में ओनली 10% ही है जो पूरा इंग्लिश बोलते हैं, समझ पाते हैं, और सारे लोग जो है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, वो बहुत बार क्या होता है, अगर जो भी मेडिसिन चाहिए होता है, तो दूसरा मेडिसिन वो ले लेंगे, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत एंड परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज मैंने एक मेडिसिन का भी नाम पढ़ा, और उसमें क्या है कि वो एक ही नाम और वो 4 ट्रीटमेंट में काम आता है। तो अब भी हम लोग जब वो देखेंगे तो डिस्कस करेंगे कि एक ही नाम का मेडिसिन वो 4 ट्रीटमेंट में काम आता है। अगर कोई दूसरा अगर मेडिसिन ले ले, अगर जिसको वो दिक्कत नहीं है, तो फिर उसको ये अलग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी दिक्कत वाली बात है। एंड हम लोग एक और आर्टिकल देखेंगे जो कि है रबर से रिलेटेड। एंड रबर में क्या है कि उसकी जितने भी जो प्रोडक्ट है, अलग अलग जीएसटी लगाई जाती है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं एंड जो भी बोर्ड है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। एंड ये इन आर्टिकल से जो भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ है द हिंदू का भी, एंड जो मैं एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ, जैसे इंडिया फ्रांस का रिलेशन, नाटो का, रबर बोर्ड, एंड और भी जो चीजें हैं, वो सारा कुछ है। तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, टेलीग्राम से जाकर के ये डाउनलोड कर लीजिए, और आप पीडीएफ निकाल करके आप मेरे साथ साथ पढ़िए।
क्योंकि और मैंने एक और न्यू इनिशिएटिव लिया है कि जो भी मैं आर्टिकल बताऊंगी या डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है हम लोग वो भी साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। और बिकॉज क्योंकि रैंडम पीवाईक्यू लेने से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने से हम वो सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसी आर्टिकल से जो हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में अगर वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा कंसेप्ट और बिल्टअप हो जाएगा और हम लोग जो मेमोरी में बैठ जाएगा ताकि हम अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आर्टिकल लूंगी एडिटोरियल का एंड जिसमें मेडिसिन के बारे में बताया गया है। नाम तो एक ही रहता है लेकिन अलग अलग ट्रीटमेंट करता है, तो उसका हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे उसका जो हेडलाइन है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि जो डिफरेंट है जो आइडेंटिकल ब्रांड नेम है एंड उसका ट्रीटमेंट अलग है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप लोग प्लीज उस हाईलाइटेड पोर्शन को आप अच्छे से देखिएगा। एंड जहां पे भी मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहां मैंने पेन से ये रेड पेन से स्टार मार्क कर दिया है, तो आप उसको भी अच्छे से देखिएगा। तो इसमें जो है जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं जो मेडिसिन का स्टडी करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो डिफरेंट जो ड्रग है एंड उसका ट्रीटमेंट है ना बिल्कुल अलग होता है लेकिन नाम बिल्कुल सेम होता है। जैसे ये एक नाम है कि लीना मैक, तो उसका एक ट्रीटमेंट तो ये है कि डायबिटीज में काम आता है, दूसरा ट्रीटमेंट है कि वो कैंसर में काम आता है। तो ये अगर इफ इन केस अगर ये सेम ही नाम का जो मेडिसिन है जिसको अगर कैंसर नहीं है, जिसको डायबिटीज है सिर्फ, अगर वो ले ले तो फिर उसको उल्टा नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। एंड ये जो मल्टीपल ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे ये माइसोलोमा में काम आता है, ये जो लीना मैक है वो माइसोलोमा का भी वो ट्रीटमेंट करता है एंड डायबिटीज में भी, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। एंड ये जो अगर कोई ये जो पेशेंट है अगर जिसको ये डायबिटीज है सिर्फ, अगर वो ये इस जो ऑन्कोलॉजी है या फिर ये जो माइसोलोमा है वो कैंसर का जो डिजीज है, अगर वो ये खा ले तो उसको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो यही ये जो हमारे राइटर है वो कह रहे हैं। और आगे ये भी है कि हम देखेंगे कि ये जो मेडजोल, तो मेडजोल जो है ये एक सिंगल नाम है लेकिन इसके वेरिएंट को सिर्फ चेंज करके ये 4 डिजीज में ये काम आता है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि वो डिजीज कौन कौन सा है। जैसे ये मेडिसिन का नाम है मेडजोल एंड ये तो एक जो मेडिसिन है एक ये जो मेडजोल है वो स्टमक की एसिडिटी में काम करता है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए। एंड दूसरा जो है ये मेडजोल 400 वो क्या करता है, ये जो ट्रीटमेंट होता है चिल्ड्रन का, तो उनको जो डीवॉर्मिंग होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। तीसरा जो मेडजोल है 200 वो जो पावरफुल जो एंटी फंगल ड्रग है एंड उसके लिए लिया जाता है। एंड ये जो एंटी फंगल ड्रग का जो डिजीज है वो ब्लैक फंगस के लिए यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं। एंड एक जो मेडजोल है तो वो यूज किया जाता है सिडेटिव में। तो ये सारी, तो अगर नाम एक ही है लेकिन आप इसका देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है। तो अगर कोई भी अगर पेशेंट अगर एक ही मेडिसिन अगर कंफ्यूजन हो जाएगा उसको और दूसरे चीजों में अगर ले लेगा तो हो सकता है जिसको फंगस का दिक्कत नहीं है तो अगर वो मेडिसिन खाता रहे कंटिन्यू तो उसको आगे चल के फंगस का दिक्कत हो सकता है। एंड ये भी बोल रहे हैं कि एक ही कंपनी है वो एक ही ब्रांड के नाम के होती है। एंड जैसे ये मेडपॉल है तो वो फार्मास्यूटिकल्स जो भी है तो ये पैरासीटामोल में भी ये बनाती है कंपनी। दूसरी जो कंपनी है ये मेड्रोल, तो ये जो कंपनी है क्या करती है कि एक ही टाइप का नाम रख लेती है और ये मेडिसिन का इलाज अलग अलग होता है लेकिन नाम सेम होने की वजह से कितना कंफ्यूजन होता है। एंड उस वजह से भी बहुत सारी जो डिजीजेस है वो कॉज हो रही है और बहुत सारी डिजीजेस वो निकल रही है। क्योंकि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है अगर फिर भी हम उसका जो मेडिसिन ले रहे हैं तो आगे चल के ये बीमारी हमें हो सकती है। जैसे मैं आपको एक केस बताती हूँ, ये मेरा नोन केस है एंड ये मैंने केस देखा भी है पर्सनली, क्योंकि जो हमारे रिलेटिव में एक जो रिलेटिव थे उन्होंने मेडिसिन खाना स्टार्ट किया था तो डॉक्टर ने उन्हें ये जो टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस का दवा देना स्टार्ट कर दिया था। एंड उनको टीबी नहीं था लेकिन वो लगातार ये टीबी का मेडिसिन खाते खाते उनको 2-3 मंथ बाद उनको एक्चुअल में टीबी हो गया था। तो इस टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं कि अगर कोई गलत दवा खाता है तो।
तो ये सारी चीजें हैं। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर ये जो राइटर है वो ऐसा कह रहे हैं कि जितने भी जो प्रमोट की जाती है कि उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस करके मेडिसिन में वो फिर से उनको ये क्या करती हैं, ये अपना राइट ले लेती हैं। एंड तो ये नहीं होना चाहिए और हर मेडिसिन का अलग नाम होना चाहिए ताकि जो पीपल्स है, जो इलिटरेट लोग हैं, तो वो लोग ये समझ पाए एंड जिसको जो दिक्कत है वही वो मेडिसिन ले पाए। तो ये हो गया। एंड उसी तरह बात की जा रही है आईपिल की, तो ये एक आईपिल है, तो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसको निकाला गया है, लेकिन एक आईपिल डेली भी निकाला गया है। तो ये आईपिल एंड आईपिल डेली, तो जो लोग पढ़ने वाले नहीं है, और इस आईपिल डेली में क्या है, वो डेली खाया जा सकता है कि जो लोग अवॉइड करना चाहते हैं फर्टिलाइजेशन, तो वो लोग डेली खा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं खाना है या डिफरेंस नहीं पता है कि ये जो आईपिल है या आईपिल डेली है, तो उसको भी ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये हो गया। एंड देन हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो पैकेजिंग है जितने भी ड्रग्स के, तो उसको है ना वो नाम है ना वो स्पेसिफिक लिखना चाहिए, और जो जिस स्टेट का है उसकी जो लैंग्वेज है, जो मदर लैंग्वेज है, उसमें भी सारा प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। ऑल बिकॉज इसमें जितने भी चीजें होती हैं वो जैसे केमिकल कंपोनेंट होता है, इंग्रेडिएंट होता है, तो वो सारी चीजें इंग्लिश में ही लिखी होती हैं। लेकिन एज आई हैव डिस्कस्ड कि जो 10% है हमारे पॉपुलेशन की, वही लोग इंग्लिश जान पाते हैं और सारी चीजें समझ पाते हैं। बाकी लोग जो नॉन साइंस से बैकग्राउंड के हैं एंड उनको उतना नहीं समझ में आता। तो ये ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एंड ये भी बोला गया है कि उनके जो डेली जो लैंग्वेज है एंड वो जो लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं, उसमें भी प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए ताकि वो लोग समझ पाए। एंड ये भी बोला जा रहा है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन में जो एरर आता है, तो वो भी एरर नहीं होना चाहिए। एंड ये सारे ये जो प्रॉब्लम है उनको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए, तभी जाके। एंड जितने भी ट्रेडमार्क लेते हैं लोग, तो वो सेम ही नाम रखते हैं मेडिसिन का, चाहे इलाज उसका कुछ भी हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस ये जो कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 2001 में एक केस आया था, तो उसके तहत जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी, क्योंकि ये जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो 59th रिपोर्ट आया था 2012 में, तो उसके तहत इस पे गाइडलाइन लगाया गया था। एंड इसी के लिए एक रिकमेंडेशन भी आया था कोर्ट का एंड पार्लियामेंट का भी, कि वो इग्नोर करे ये जितने भी जो सेम ही जो मेडिसिन बनाती है उसको। एंड जो मिनिस्टर है उस पे ये जो खासा ये इम्फेसाइज करे और ध्यान दे। एंड जो मिनिस्ट्री है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन 2019 में, तो ऐसा बोला गया था। एंड किसने बोला था, ये जो जस्टिस ये प्रतिभा एम सिंह है, उन्होंने हाई कोर्ट में ये जो बताया था कि जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ली जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसको है ना जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका आपको पता होगा कि एवरी 20 ईयर्स ये जो ट्रेडमार्क लिया जाता है मेडिसिन का, और उनकी जो लॉन्गेटिविटी होती है वो 20 ईयर्स की होती है। लेकिन जब उनका जो साल खत्म होने लगता है, तो वो क्या करते हैं कि उसके कंपोजिशन में थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो फिर से ट्रेडमार्क ले लेते हैं। तो अगर अगर ऐसा ही करते रहेंगे, तो एक ही जो मेडिसिन है उसका, अगर एक ही मेडिसिन है उसके इलाज अलग अलग है, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसीलिए जस्टिस ने ये बोला था कि अगर कोई ट्रेडमार्क लेता है तो उसका जो पूरे एनालाइज करना चाहिए, और डेप्थ में उसका पूरा सर्वे करने के बाद ही किसी को लाइसेंस और ये ट्रेडमार्क देना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये हम देखेंगे कि ये जो केस है फार्मास्यूटिकल ट्रेडमार्क का और ये जो इंफ्रिंजमेंट का, तो ये है ना, ये सारा कुछ उनको पूरा स्टडी करने के बाद और पूरा सर्वे करने के बाद ही देना चाहिए। तो यही सारी चीज है। एंड ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स जो अमेंडमेंट रूल है 2019 में, उसमें भी चेंजेस लाया था कि जितने जो चीजें हैं, वो जो भी मेडिसिन है उसका इंग्रेडिएंट है और कंपोनेंट है, वो सारा कुछ लिखा रहेगा मेडिसिन पे या जो प्रेस्क्रिप्शन पे, ताकि लोग है ना अवेयर रहे और उनको पता रहे। और इसी टाइप की जो 2019 में ये जो आया था कि एफएसएसआई पे भी, कि जो भी प्रोडक्ट है वो लोग लेते हैं, एंड जैसे ये नॉनवेज है या वेज है या जो भी कौन से कंपोनेंट है उस पे, कौन से इंग्रेडिएंट है, तो उन सारे प्रोडक्ट पे वो लिखा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें चेंजेस की गई थी।
एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि इसके जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है वो भी है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि लोग क्या करते हैं कि एक ही मेडिसिन को और अलग अलग नाम चेंज करके और वो लाइसेंस ले लेते हैं। तो इस पे भी है ना खासा एम्फेसाइज करना चाहिए और पूरे तरीके से सर्वे करने के बाद ही किसी को लाइसेंस देना चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। और इसमें ये भी बोला गया है कि इंडिया के पास ऐसा डाटा की कमी है, तो डाटा पूरा निकालना चाहिए कि कितनी कंपनीज है और कितनी ये जो मेडिसिन से रिलेटेड ये जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है उसको अच्छे से एनालाइज करे एंड तब जाकर के वो एक तो लाइसेंस दे। और किसी ने अगर लाइसेंस ले लिया है और वो मेडिसिन में कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसका भी अच्छे से सर्वे करना चाहिए, जो कि इंडिया में डाटा की कमी है तो वो सर्वे नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हाईलाइट किया है एंड जो रेड से स्टार मार्क किया है तो आप उसको देखिएगा प्लीज। तो अब हमने ये जो एडिटोरियल आर्टिकल है वो डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल, ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है टू अटेंड शोभा यात्रा इन जयपुर टुडे, बिकॉज एज आई हैव डिस्कस्ड कि कल जो रिपब्लिक डे है वहां पे वो रहेंगे, अटेंड करेंगे एज ए चीफ गेस्ट, बट उन्होंने थर्सडे को ही वो यहाँ पे इंडिया में एंटर कर गए हैं। लेकिन इन्होंने ये दिल्ली में इन्होंने विजिट नहीं किया है, इन्होंने जयपुर में विजिट किया है, ऑल बिकॉज क्योंकि वहां पे शोभा यात्रा रखा गया है उनके लिए। एंड वहां के जितने भी जो फेमस जो टूरिस्ट विजिटिंग प्लेस है वहां पे वो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं अच्छे से कि शोभा यात्रा क्या है। ये एक पब्लिक प्रोसेशन है जो जयपुर में वो किया गया है एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो जितने भी हाई पॉइंट है वहां पे जो प्रेसिडेंट है ना वो सारी जगह विजिट करेंगे। एंड एज यू नो कि जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। और वहां पे जो हमारे ये जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है ये इमैनुअल मैक्रून, तो वो जो है आमेर फोर्ट पे विजिट करेंगे, जंतर मंतर विजिट करेंगे और जितने भी आइकॉनिक जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है राजस्थान की वो वहां पे भी विजिट करेंगे। एंड वो वहां पे ये जो इवनिंग में उनकी मीटिंग भी है ये जो ताज राम बाग पैलेस में। एंड उसके बाद ये जितने भी वहां के जो मिनिस्टर हैं जो उनके साथ आए हैं तो वो लोग भी वहां पे विजिट करेंगे एंड जितने भी टूरिस्ट वाली जगह है वो वहां पे भी विजिट करेंगे। एंड उसके बाद ये जो इवनिंग में वो वहां से निकल करके और ये जो कल है रिपब्लिक डे वो एज ए चीफ गेस्ट वहां पे अटेंड करेंगे। एंड उसके बाद मतलब टुमारो इवनिंग में उनकी जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी उनके साथ उनकी मीटिंग होगी एंड देन आफ्टर ही विल लेफ्ट। लेकिन ये तो इस आर्टिकल में दिया गया है ये सारी चीजें, बट हमारे काम की क्या है कि इंडिया एंड जो फ्रांस का रिलेशन है हम लोग वो देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका और क्या हिस्ट्री है इसकी और आगे हमारा कौन कौन सा एग्रीमेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वो डिस्कस करते हैं। और वो मैंने ये सारा तो द हिंदू का है लेकिन वो मैंने अलग से वो सारा पीडीएफ ऐड किया है, तो वो आपके द हिंदू का वो सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो वो वहां पे मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड फ्रांस का कि जो भी एग्रीमेंट है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या फिर जितने भी जो एग्रीमेंट साइन की गई है वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो जैसे ये आप लोग जानते हैं कि ये जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा से ये इंडिया का सपोर्ट करते हैं कि ये जितनी यूएनएससी का जो पार्ट बन जाए कि ये जो P5 जो परमानेंट 5 मेंबर हैं और जो 10 मेंबर है वो टेम्पररी है जो हर 2 साल पे अल्टरनेटिव वो चेंज होते रहते हैं। तो फ्रांस जो है हमेशा सपोर्ट करता है कि इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाना चाहिए यूएनएससी में। तो ये तो हो गई इसके भाईचारे की बात, ब्रदरहुड की बात। एंड आगे हम लोग और देखते हैं इसके बारे में। एंड इंडिया का जो टाइज है P5 जो कंट्रीज है यूएनएससी में तो ये तो सपोर्ट करता ही है, लेकिन जितने भी जियो पॉलिटिक्स है एंड ये जो जजमेंट है उन सारी चीजों में भी ये सपोर्ट करता है। एंड फ्रांस जो है वो हमेशा से ये जो इंडिया का है ना मोस्ट ये जो कॉमन ग्राउंड पे हेल्प करते आया है, इसीलिए फ्रांस को एज ए लक्ष्मण बोला जाता है, ऑल बिकॉज क्योंकि ये इंडिया का हमेशा साथ देता है और हमेशा सपोर्ट करता है इसीलिए। एंड ये हम लोग देखते हैं कि ये जो डिप्लोमेटिक टाइज है फ्रांस के साथ वो किन किन चीजों पे हैं। जैसे ये जो पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप क्या है इंडिया एंड फ्रांस का, तो ये जो है हमेशा से ये जो कल्चरल हो गया, ट्रेड हो गया, इकोनॉमिक ये लिंकेजेस है इंडिया और फ्रांस का। एंड हम लोग ये भी कब से स्टार्ट हुआ है, ये 1998 से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि इंडिया और जो फ्रांस का जो फ्रेंडशिप है वो 25 ईयर से चला आ रहा है।
एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो पिलर है वो 3 पिलर्स पे बेस्ड है, इंडिया एंड फ्रांस का रिलेशनशिप, जैसे कि ये जो नॉन इंटरफेरेंस विद ईच अदर और जितने भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं, तो उसमें फ्रांस और इंडिया कभी भी उनके इंटरनल अफेयर्स में ये इंटरफेयर नहीं करता है। जैसे कि अभी जब 370 आर्टिकल का जब एब्रोगेशन हुआ था, एंड ये जो जम्मू कश्मीर है एंड लद्दाख है, जब ये यूनियन टेरिटरी में चेंज हो गया था, एंड ये जो फ्रांस ने है वो पूरा सपोर्ट किया था, एंड बाकी जितने भी कंट्री है उन्होंने अपोज किया था, लेकिन एक सिर्फ फ्रांस ही था, उसने बोला कि ये इंडिया के लिए बहुत सही है और इंडिया ने जो भी डिसीजन लिया है मैं उसके साथ हूँ और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। एंड उसने ये भी बोला, अभी जो रिसेंट का है, मैं इंडिया एंड जो फ्रांस है उसका एक छोटा सा अलग वीडियो लूंगी, जिसमें एक आर्टिकल आया था जो वहां का जो फ्रांस का जो न्यूज पेपर है, वहां पे उसने बोला कि ये जो जम्मू कश्मीर है वो सच में हेवन है और लोग को वहां जाना चाहिए और वो बिल्कुल सेफ है। ऑल बिकॉज क्योंकि जब बहुत सारे कंट्रीज ने जब ये एब्रोगेशन होने के बाद ये बोल दिया था कि जम्मू कश्मीर एक घूमने लायक नहीं है, और सारे कंट्रीज ने उनके जो नॉर्मल जो लोग हैं उनको यहाँ पे विजिट करने से मना कर दिया था, तब फ्रांस का एक आर्टिकल आया था कि ये बिल्कुल भी सेफ है और वहां पे लोगों को घूमने जाना चाहिए। तो वो हर कदम पे फ्रांस जो है वो इंडिया का सपोर्ट करता है। तो ये हो गया। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि फ्रांस का क्या रेस्पॉन्स है ये इंडिया के अफेयर्स के मैटर पे। जैसे फ्रांस है वो हमेशा ये जो स्टेड फास्ट और रिफ्यूज करता है कमेंट करने पे, जितने भी इंडिया की ये जो इंटरनल है चीजें हैं उस पे वो कभी कमेंट नहीं करता है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये भी देखेंगे कि फ्रांस ने है हमेशा ये जो लीडिंग रोल प्ले किया है कि जितने भी ये जो वेस्टर्न पुशबैक और रशिया का जो वॉर हुआ था यूक्रेन का, तो हमेशा से ये जो फ्रांस है वो सपोर्ट करता है, एंड ये नॉट ज्वाइंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज इन पब्लिकली एक्सॉर्टिंग इंडिया टू चेंज इट्स स्टैंड। जैसे कि इंडिया ने क्या है, जब ये रशिया और यूक्रेन का जब फाइट हुआ था तो इंडिया ने ये कुछ नहीं बोला था और वो साइलेंट था, ऑल बिकॉज ये हमेशा से ये रशिया ने क्या किया है, बहुत हेल्प किया है इंडिया का, इसीलिए इंडिया साइलेंट था। लेकिन ये जो फ्रांस है वो अपोज कर रहे थे ये जो रशिया और यूक्रेन के वॉर से, लेकिन बट स्टिल ये जो इंडिया जब साइलेंट था तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला कि आपको बोलना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये भी हम लोग देखते हैं कि ये जो फ्रांस है वो हमेशा इंडिया के सपोर्ट में वोट करता है कि इंडिया को ये यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। एंड ये भी देखेंगे कि ये जो डिफेंस के मैटर पे इंडिया एंड फ्रांस का क्या रिलेशन है। जैसे ये जो डिफेंस का पार्टनरशिप इन्होंने साइन किया है, एंड ये भी जितने भी जेनरस पार्टनर है जो कंपेयर करता है ये जो वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जेन्युइन और जेनरस फ्रांस ही है इंडिया के टुवर्ड्स। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्रांस से इंडिया ने राफेल डील साइन किया है, एंड ये जो लेटेस्ट है 26 से जो एयरक्राफ्ट जो मरीन वर्जन का है वो भी साइन किया है इंडिया ने फ्रांस के साथ। एंड ये टेक्नोलॉजी के मैटर पे अगर फ्रांस ने वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेल्प करता है इंडिया का, जैसे ये 6 स्कॉर्पियन जो क्लास सबमरीन है वो फ्रांस से ही लिया है इंडिया ने। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि जो सिमिलैरिटी इन स्टैंड ऑन नाटो, तो नाटो पे भी ये हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया का। जैसे फ्रांस जो है अनाउंस किया था पब्लिकली कि ये डिसअप्रूव कर रहा है नाटो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है उससे। एंड और उसने क्या किया, ये जो ट्रांस अटलांटिक ये जो अलायंस है, जैसे जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ कोरिया हो गया, एंड इवन इंडिया, तो ये इतने सारी जो कंट्रीज थी तब भी वो वहां से हट गया था। एंड तब ये जो हटने के बाद भी इंडिया एंड फ्रांस उसकी जो रिलेशन है उसमें कमी नहीं हुई थी। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या है, जैसे ये जो है ये क्वाड प्लस कोलिशन है ना, वो चाहता है कि फ्रांस है ना क्वाड प्लस कोलिशन में शामिल हो जाए। एंड एज यू नो कि क्वाड क्या है, क्वाड में ये जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है एंड इंडिया है, ये चार मिलके ये जो क्वाड्रिलेटरल ये जो ये इनका जो डिप्लोमेटिक ये टाइज है उसी को क्वाड बोलते हैं। तो फ्रांस जो है वो क्वाड प्लस बनाना चाहता है, मतलब इस क्वाड में एंटर करना चाहता है। एंड ये जो जितने भी ये जो इंडियन नेवी है वो कंडक्ट करती है, पेट्रोल करती है ये जो फ्रांस के साथ है। एंड ये जो फ्रांस की जितने भी इंटरनेशनल टेरिटरीज है वहां पे, और ये जो इंडिया का जो अंडमान आइलैंड है, एंड वो जो रशिया का जो न्यू सेलेडोनिया, एंड वहां पे जाके इनकी जो नेवी की ये जो नेवी की हमेशा पेट्रोलिंग होती है।
एंड इंडिया जो फ्रांस का जो रोड मैप तैयार किया है इंडो पैसिफिक रीजन में कि वो लोग कैसे ये जो मिलिट्री को बूस्ट अप करेंगे। लेकिन चैलेंजेस भी है इसमें, जैसे कि ये जो लैक ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि फ्रांस जो है वहां से वो लोगों ने ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। तो ये जो लिमिट करता है ट्रेड के पोटेंशियल को एंड और ये स्लो करता है, और इसी वजह से इसका जो ग्रोथ और जितना ट्रेड होना चाहिए उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। एंड ये जो ईयू और ये जितने भी ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, एंड उसी को ये जो ईयू का ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये जो बीटीआईए है, वो भी एक इशू का कारण है, क्योंकि इंडिया ने उसको ज्वाइन नहीं किया है इसीलिए। एंड हम लोग देखते हैं कि डिफेंस और सिक्योरिटी के कॉपरेशन में जो इन्फ्लुएंस किया गया है कि वो प्रायोरिटीज देगा और इस अप्रोच को अपनाएगा। एंड ये जो कंसर्न क्या है इंडिया की तरफ से कि जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और ये जो प्रॉपर्टी राइट्स है उसमें ये जो इंडिया है वो पीछे छूटता है, क्योंकि अभी जो आप जानते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट तो कर लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो अदर कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, उससे हम लोग बहुत पीछे हैं। तो अभी उसके रेस में आने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड ये जितने भी साइंस की फील्ड है उसमें, पर अब हम देखते हैं कि जो वे फॉरवर्ड क्या है कि कि इंडिया एंड जो फ्रांस है उसका सिमिलर एम्बिशन है कि वो एम्पावर करना चाहता है एंड एक दूसरे को भी बढ़ाना चाहता है। तो जैसे ये जो शेयर डिटर्मिनेशन करता है एंड ये मेंटेन करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो हेल्प करता है एक दूसरे की जो ट्रस्ट है और जितने भी जो चीजें हैं, एंड ये जो कॉमनहुड है, ब्रदरहुड है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये जो इंडिया एंड फ्रांस है ये एक दूसरे के ये जो बेटर कॉपरेशन में भी हेल्प करता है। एंड ये जो बेटर कॉपरेशन कहाँ पे, जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे भी, तो ये हमने देखा। एंड ये भी देखते हैं कि ये जो टेरिटरीज है या मिलिट्री बेसेस है ये उसको भी प्रमोट करता है। जैसे ये इंडियन ओशन में भी ये जितने भी टेरिटरीज हैं या मिलिट्री बेस होती हैं फ्रांस और इंडिया की, तो उसको भी प्रमोट करता है। एंड ये भी देखते हैं कि ये जो एम्बिशियस प्लान जो एक्सपांड किया गया है डोमेस्टिक का जो वेपन प्रोडक्शन करना, तो ये जो प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, तो फ्रांस इंडिया की उसमें भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये कंक्लूजन में क्या है कि ये जो फ्रांस है और इंडिया है ये दोनों ही मेजर पावर हैं। एक तो यूरोप में, जो फ्रांस है वो यूरोप में, एंड ये जो इंडिया है वो एशिया में। तो इसीलिए ये दोनों कंट्री ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ये फॉलो करती है। एंड अगर ये साथ में है तो बहुत सारे जो चीजें हैं या बहुत सारे रीजन है, जैसे इकोनॉमी के फील्ड में या फिर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, बहुत सारे चीजों में अगर ये दोनों अगर इनका बॉन्डिंग अच्छा रहा तो बहुत सारी चीजें इंडिया है ना गेन कर सकता है। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। और अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। अब चलते हैं हम लोग दूसरे आर्टिकल पे, जो पेज 16 पे है ये आर्टिकल कि टर्की रेटिफाइज स्वीडेन्स नाटो मेंबरशिप आफ्टर ये प्रोट्रैक्टेड डिले। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये जो स्वीडन है और फिनलैंड है ये दोनों ही चाहती है नाटो में शामिल हो जाना, लेकिन ये जो फिनलैंड है वो पहले ही नाटो में शामिल हो चुकी है, लेकिन अब ये चाहता है ये स्वीडन कि वो नाटो में शामिल हो जाए। एंड उसको बहुत सारी कंट्री वो सपोर्ट कर रही हैं कि वो नाटो में शामिल कर लेना चाहिए। और हम लोग नाटो के बारे में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या है। एंड ये अभी दिया हुआ है कि ये जो स्वीडन का जो नाटो स्वीडन चाहता है कि नाटो मेंबरशिप उसको मिल जाए, और इसके लिए जितने भी वेस्टर्न जो कंट्री है जिसका स्वीडन के साथ अच्छा रिलेशन है वो सारा सपोर्ट कर रही हैं। एंड ये जो और ये कंट्री जो है क्यों चाहती है कि हम नाटो में शामिल हो जाए, और बिकॉज क्योंकि ये सारी कंट्री जो है वो रशिया के नियर बाय में है। एंड जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है तब से जो जितने भी कंट्रीज हैं, जो छोटी कंट्री हैं लेकिन वो डेवलप है, और जो पास की कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि वो नाटो में शामिल हो जाए, और बिकॉज वो नहीं चाहती कि जिस तरह से यूक्रेन का हाल हुआ है उस तरह से उनका हो। एंड नाटो में शामिल होना मतलब ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जितने भी इसकी कंट्रीज हैं एंड उसको यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट वो सपोर्ट करता है। एंड जितने भी जो कंट्रीज है अगर नाटो में शामिल हो गई तो उनकी मिलिट्री का और उनकी सोवरेनिटी का ख्याल पूरे नाटो मेंबर रखती है। अगर एक नाटो की जो कंट्री है या मेंबर है अगर उस पर अटैक होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए बाकी सारे नाटो मेंबर जो हैं और जो नाटो में जितने भी जो कंट्री है वो सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए ये सारी कंट्री चाहती हैं
कि नॉर्थ अटलांटिक और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसमें शामिल हो जाना। तो ये सारी चीजें हैं एंड ये एक अच्छी बात ये है कि इसको तो सपोर्ट कर रहा है, इवन दो टर्की ने भी सपोर्ट किया है एंड वहां के जो मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन हमारे काम की चीजें क्या है कि हम लोग डिटेल में देखेंगे कि नाटो क्या है, नाटो कब बना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका एम्बिशन क्या है। तो चलिए हम लोग वो सब देखते हैं डिटेल में। तो हम लोग देखते हैं ये नाटो कि नाटो क्या है। कि नाटो का फुल फॉर्म है, एज वी हैव डिस्कस्ड, कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक मिलिट्री अलायंस है और ये स्टैब्लिश्ड किया गया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के द्वारा। ये कब हुआ था? ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जब हुई थी तभी, एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को ही वॉशिंगटन ट्रीटी बोलते हैं। एंड उसी दौरान जब ये मीटिंग हुई थी तब बात चला था कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर होंगे उनको ये मिलिट्री का एंड उनकी सॉवरेनिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें एंड ये जो वॉशिंगटन ट्रीटी या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कब हुआ था? 1949 में। तो तब से ये बना है एंड तब उस समय उसके मेंबर कौन कौन से थे? एंड यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा हो गया एंड ये जो सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन, उन्होंने ये कलेक्टिव सिक्योरिटी बनाई थी। और किसके अगेंस्ट? ये जो सोवियत यूनियन, जब द देन, अभी तो ये रशिया है लेकिन उस समय ये सोवियत यूनियन थी, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो इसके साथ में थी। एंड तब उस समय जो, अभी क्या है कि उस समय तो कम मेंबर थे लेकिन अभी जो रिसेंटली इसमें 30 जो है मेंबर स्टेट्स हैं। अब ये देखते हैं कि जो ओरिजिनल जो मेंबर हैं, जब ये बना था तब कौन कौन से मेंबर थे। जैसे ये बेल्जियम हो गया, कनाडा हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, आइसलैंड हो गया, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सारी जो कंट्रीज थी ये फाउंडिंग, ये जो मेंबर स्टेट्स थे। एंड बाद में है ना, जैसे ईयर वाइज ये सारी अदर कंट्रीज भी ज्वाइन होती चली गई। तो ये आप, ये पीडीएफ में है, आप उसमें देख लीजिएगा। मैं अभी, हम लोग बढ़ते हैं कि नाटो का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये क्यों बना, क्यों। तो ये जो नाटो का जो इसेंशियल है कि ये सेफ गार्ड करने का, कि जितने भी जो फ्रीडम है और ये जो सिक्योरिटी है, जो जितने भी मेंबर हैं उनके पॉलिटिकल एंड मिलिट्री की वो फ्रीडम दिखाना एंड उनको सेफ रखना। तो ये एक एजेंडा है नाटो का। एंड ये भी देखते हैं कि इसका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वो क्या है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि नाटो जो है ना प्रमोट करता है डेमोक्रेसी वैल्यू एंड ये जो इनेबल करता है कि जितने भी मेंबर हैं वो कोऑपरेट करे डिफेंस में और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में, तभी जाकर के इनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो पाएगी। और जितने भी जो मेंबर हैं उनके टुवर्ड्स ये जो ट्रस्ट है एंड ये जो लॉन्ग टर्म का वो जो है वो ट्रस्ट बना रहेगा, तभी जाकर के इनको विश्वास रहेगा कि जो भी दिक्कत आए हम सारे जो मेंबर मिल करके वो सारा जो कॉन्फ्लिक्ट को हम हैंडल कर लेंगे। एंड इसमें जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ये मीटिंग के बाद ये सारा कुछ टैकल कर लेते हैं। एंड इनका एक ही एजेंडा है कि किसी के भी फ्रीडम, वैल्यू एंड उसकी सोवरेनिटी, उसकी थ्रेट नहीं होनी चाहिए। एंड इसका जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो है ना कमिटेड है कि पहले जितने भी है वो पीसफुल रेजोल्यूशन लेंगे। तो पहले अगर कोई कंट्री, ये जितने भी नाटो की जो कंट्री है, अगर अदर कंट्री के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पहले इनका एजेंडा रहता है कि ये बात करके और नेगोशिएशन के साथ वो डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत वो उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो सॉल्व नहीं हो पाता है तब जाकर के ये लोग मिलिट्री का वो हेल्प लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये जो मिलिट्री की पावर तब आती है उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्या है डिफेंस का, और ये नाटो में है ना, ये मेंशन है कि जो ये आर्टिकल जो है 5 वाशिंगटन ट्रीटी में, तो उसके तहत ये सारा कुछ मेंशन है कि पहले क्या है कि उसमें ये जो डिस्प्यूट अगर होता है तो पहले तो बात से नेगोशिएट करके उसको टैकल करना है। अगर नहीं होता है तब जाकर के ये जो मेंबर कंट्री है वो डिस्प्यूट करेगी या वॉर में शामिल होगी या फिर मिलिट्री अपना उसके अगेंस्ट छोड़ेगी किसी अदर कंट्री में। एंड ये जो नाटो है हैज ओनली वंस रिवोक्ड आर्टिकल, ये जो आर्टिकल 5 है जिसमें सारा कुछ मेंशन है वो एक ही बार है ना उसमें चेंजेस लाया गया है, और वो है सितंबर 12, 2001 में। एंड ये कब, जब 1911 अटैक हुआ था तब, क्योंकि पहले जो है इसमें साफ साफ मेंशन किया है, क्योंकि पहले जो है वो पीस टॉक होगा एंड वो शांति से बात करेंगे, देन आफ्टर मिलिट्री से अटैक करेंगे। लेकिन जब 1911 में यूएस पे अटैक हुआ था तब कोई
ये जो है ना पीस टॉक नहीं हुआ था, डायरेक्ट अटैक कर दिया गया था, तभी ये सारा कुछ चेंजेस थोड़ा लाया गया था। एंड ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है यूएस का, तब ये है ना जारी किया गया था। अब हम देखते हैं कि ये हाउ डज नाटो फंक्शन, ये काम कैसे करता है। तो ये जो है इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर संभालता है, एंड ये जितने भी ये फोर्स है उसका यूज करता है, एंड ये जितने भी नेशनल जो कमांड है या कंट्रोल करना, जितने भी मेंबर हैं नाटो से रिलेटेड, तो उनके जो सोवरेनिटी का ध्यान रखना, तो ये सारा काम करता है। एंड जितने भी जो 30 एलाइज जो मेंबर हैं उन सबका इसमें बताया गया है कि इक्वल से है, मतलब ये सबका इक्वल अधिकार है कि कोई पार्शियलिटी नहीं होती, सारे कंट्री का एक तरह से वो किसी के तहत सब इम्पार्शियलिटी नहीं होती है, सारे लोग इक्वल हैं और सारे लोगों का ये जो वैल्यूज है, एथिक्स है, ये मोरालिटी है एंड फ्रीडम है और सोवरेनिटी है, सबका एक समान है। अगर एक कंट्री पे भी कोई आंच आया तो सारी कंट्री उसको हेल्प करने में लग जाती है। इसीलिए एंड ये जो है ना व्हाई डिड नाटो ओरिजिनेट, ये कब ओरिजिनेट हुआ और इसका मकसद क्या था ये नाटो बनाने का, तो ये हम लोग देखते हैं। और ये कब हुआ, जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब 1945 में हुआ, तब उसके बाद क्या हुआ, ये जो दो कंट्री का गुट बट गया था, एक तो यूएस एंड दूसरा ये जो रशिया, एंड रशिया को सब लोग अपोज करते थे। एंड उसके बाद ये जितने भी जो इकोनॉमिकली एंड वीकर जो कंट्री थी, ये जितने भी कमजोर, तो उन्होंने क्या किया था, वो यूएस के साथ अलाई हो गई थी। एंड उसके बाद ही 1948 में जब ये यूएस ने लॉन्च किया था मार्शल प्लान, एंड मार्शल प्लान के बाद ही ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हुई थी, एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को ही वॉशिंगटन ट्रीटी बोलते हैं। एंड उसी के बाद ही ये नाटो बना था, और किसके हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाई डिड नाटो ओरिजिनेट, और ये ओरिजिनेट कब हुआ था, एंड ऐसा क्या हुआ कि नाटो को ओरिजिनेट होना पड़ा एंड नाटो बनाया गया। तो ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब 1945 में, तो उसके बाद ये जो दो कंट्री है ना का गुट बट गया था, एंड ये जो दो सुपर पावर थे, जैसे उस समय सोवियत यूनियन एंड यूएस, तो जितने भी जो मिलिट्री से और इकोनॉमिकली जो वीकर कंट्रीज थी, उन्होंने यूएस के साथ अलाई कर लिया था। एंड यूएस ने फिर एक मीटिंग रखी, उसको बोला जाता है मार्शल प्लान। और मार्शल प्लान में जितने भी जो कंट्री है जो वीकर है मिलिट्री से एंड इकोनॉमी से, वो लोग यूएस के साथ हो गई थी। एंड उन्होंने उसके बाद ये जो वॉशिंगटन ट्रीटी बनाया, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी बोलते हैं, एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी में ही एक सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रीटी बनाई गई, जिसमें ये बोला गया कि जितने जो कंट्री है उनके सोवरेनिटी के लिए एंड सारी चीजों के लिए हम ये जो फुलफिल करेंगे, एंड जितने भी जो कंट्री है इकोनॉमिकली या मिलिट्री, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और उसी के बाद ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, एंड तभी जाके ये नाटो बनाया गया। एंड ये जो है, और उसके बाद ये जो ब्रुसेल ट्रीटी, ये जो मार्शल प्लान है, उसी को ये जो ब्रुसेल ट्रीटी भी बोलते हैं, जो यूनाइटेड किंगडम में, एंड पहले तो मार्शल प्लान बनाया गया और उसमें जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी बनाई गई, एंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को ही ये जो वॉशिंगटन ट्रीटी बोलते हैं। तो ये तो यूएस ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसी तरह से यूके ने भी स्टार्ट किया था। एंड यूके के ट्रीटी को क्या बोलते हैं, ये जो ब्रुसेल ट्रीटी है वो 1948 में हुआ था। और उसमें कौन से ये जो कंट्री थी, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गए, फ्रांस हो गए, एंड जितने भी लो कंट्रीज हैं, जैसे बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, इन्होंने मिलकर के एक डिफेंस एग्रीमेंट बनाया था। एंड उसी को ये वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये इसका मेन मकसद क्या था कि जितने भी मिलिट्री है उनको सेफगार्ड रखने का, किसके अगेंस्ट, ये जितने भी सोवियत थी और सोवियत कंट्री थी उनके अगेंस्ट। फिर मार्च के 1948 में एक वर्चुअल कम्युनिस्ट ये जो कूप हो गया था चेकोस्लोवाकिया में, तो ये फरवरी में, तो जो भी ये जो 3 गवर्नमेंट थी उन्होंने डिस्कस किया और ये जो मल्टीलैटरल ये जो कलेक्टिव डिफेंस है वो स्टार्ट किया। तो उस समय क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सारी जो कंट्री है, छोटी छोटी कंट्री में हमेशा वॉर हो ही रहा था, तभी जाकर के एक ये संगठन बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि कैसे इस को हम लोग टैकल कर सकते हैं। और ये जो वर्ल्ड वॉर वाला जो सिनेरियो था 1945 में, और अभी भी अगर हम लोग करंट से जोड़े तो ये अभी भी वैसा ही कुछ सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत बार ऐसा बोला भी जा रहा है कि क्या हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 फिर से देखेंगे, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। बिकॉज अभी क्या है,
जैसे नागोर्नो काराबाख, ये सारे रीजन में, और अजरबैजान, उसमें पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद रशिया और यूक्रेन में मेजर वॉर हुआ जो अभी तक चल ही रहा है। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमास और इजराइल, उसका भी वॉर हो रहा है। एंड हमास और इजराइल का वॉर, ये जो अक्टूबर 7 है, अक्टूबर 7 से लेकर के अभी तक चल रहा है और वो थमा नहीं है। और अब तो इसमें ईरान हो गया, इराक हो गया, एंड ये पाकिस्तान, ये सारे कंट्री इन्वॉल्व हो गए हैं। एंड ईरान को जब ईरान ने ये जो हमास को सपोर्ट कर रहा है और इजराइल के अगेंस्ट है, तो उसको इजराइल को सपोर्ट करने के लिए यूएस भी एंटर कर गया है इसमें। तो हम देख रहे हैं कि सारी कंट्रीज अभी वॉर में ही लड़ रही हैं। सिर्फ एक इंडिया ही है जो अभी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। जैसे कि एक आपने देखा कि इंडिया का सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लक्षद्वीप एंड ये जो मालदीव से रिलेटेड, तब एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन इसमें कोई वॉर वाला सिचुएशन नहीं था। लेकिन अगर हम देखें तो जितने भी वेस्ट कंट्रीज हैं वो सारे वॉर में अभी छिड़ी हुई हैं, क्योंकि इसीलिए बताया जा रहा है क्या हम ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो फिर से देखेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। एंड ये हम लोग देखते हैं कि ये जो अलायंस किया गया था नाटो का, तो ये जो नाटो ने पार्टिसिपेट किया है 3 अलायंसेज में। जैसे ये जो जितने भी 30 मेंबर्स हैं, तो ये नाटो के तहत, एंड ये नाटो के अंदर ही काम करती हैं। ये जो 3 जो अलायंस की गई है, जैसे यूरोपियन अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल हो गया, एंड इसमें क्या है, ये 50 नेशन जो मल्टीलेटरल फोरम के तहत ये काम करती है। एंड ये देखती है पॉलिटिकल एंड ये जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी अलायंस हैं उनका ये मैटर संभालती है। और इसमें भी ये जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है नाटो का, वो कोऑपरेट करता है जितने भी अदर कंट्री है उससे। और ये जो यूरो अटलांटिक एरिया है उसको भी ये देखता है। जैसे और बायलैटरल रिलेशनशिप जितने भी जो नाटो के मेंबर है, एक तो पूरे 30 मेंबर है वो एक देखती है, लेकिन इस 30 मेंबर में भी आपस में किसी का बायलैटरल या ट्राइलैटरल जो भी रिलेशन है, जो भी ट्रीटी है, तो उसको जो देखने का काम करती है ये जो यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, वो काम करता है देखने का, मैनेज करने का। तो अब हम देखते हैं, एंड ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, ये 1997 में। एंड ये जो है वो सक्सीड कब हुआ, नॉर्थ अटलांटिक कॉर्पोरेशन में। और ये जो नॉर्थ अटलांटिक कॉर्पोरेशन काउंसिल है वो सेटअप किया गया था। एंड ये सेटअप कब किया गया था, 1991 में, जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। एज यू नो कि 1990 में ये जो एंड हुआ था कोल्ड वॉर का, एंड उसी के बाद ये जो सोवियत यूनियन है उसका डिसइंटीग्रेशन भी हो गया था। हम लोग ये भी देखेंगे कि जिस तरह से ये जो यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल है, उसी तरह से 2 और काउंसिल है, जैसे ये मेडिटेरियन डायलॉग। एंड ये मेडिटेरियन डायलॉग भी बनाया गया था कि जितने भी जो ये जो नाटो के मेंबर हैं उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए उनके सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी में, और जितने भी मेडिटेरियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन जो नेबरहुड है उस, और ये उससे एंड ये प्रमोट करेगा गुड रिलेशन एंड अंडरस्टैंड करेगा पार्टनरशिप, और जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है नाटो के साथ उनके साथ, एंड जो अपोज करेंगी कंट्री उनके साथ तो ये कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा ही, लेकिन जो सपोर्ट करती हैं, जैसे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री हैं जो नाटो मेंबर के साथ अच्छा रिलेशन है, तो उनके साथ जितने भी गुड टर्म वो ये एक दूसरे के साथ ये जितने भी पार्टनरशिप है या फिर फ्रेंडशिप है उसको बढ़ाने का काम करेगा। और ये जो मेडिटेरियन डायलॉग है उसमें भी ये जो बहुत सारे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे अभी उसमें कौन कौन सी कंट्री है, जैसे नॉन नाटो कंट्री भी है उसमें, जैसे ये अल्जेरिया हो गया, इजिप्ट है, इजराइल है, जॉर्डन है, और मॉरिटेनिया हो गया, मोरक्को हो गया, तुनिशिया हो गया, ये सारी कंट्री इसमें ये जो मेंबर है। एंड उसी तरह से ये एक इस्तांबुल कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव भी बनाया गया है, जैसे ये पार्टनरशिप फोरम का काम करता है, और इसका एम क्या है, ये जितने भी लॉन्ग टर्म ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने का। एंड ये ऑफर करता है ये जो नॉन नाटो मेंबर है उसको भी, जैसे ये ताकि उसके जितने भी जैसे मिडिल ईस्ट वाले रीजन है उसको ये सेफ रखने का काम करेगा एंड उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। एंड उसमें कौन कौन सी जो कंट्री है, जैसे बहरीन हो गई, कुवैत हो गए, कतर हो गया, या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये सारी कंट्री अभी ये पार्टिसिपेट कर रही है। एंड ये सारी कंट्री ये पार्टिसिपेट भी कर रही है और इनिशिएटिव भी ले रही है। तो ये सारी चीजें हैं। और
तो चलिए हम लोग ये लास्ट आर्टिकल है वो डिस्कस करते हैं, जैसे रबर से रिलेटेड। तो रबर इंडस्ट्री सीक यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑफ 18%। तो एज वी नो कि जब से ये 2017 से ये जो जीएसटी आया है, जो 101 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जीएसटी एक्ट आया था, उसके बाद से ही ये एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना हुआ है। ऑल बिकॉज क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से जीएसटी लगती है, जैसे किसी में तो 5%, किसी में ये जो 12%, किसी में 18% एंड किसी में 28%। तो हमेशा से ये जितने भी पीपल हैं, ये जो पीपल है वो डिमांड करते हैं कि एक ही तरह का जीएसटी लगना चाहिए, और उसी तरह से ये एक केस आया है रबर का। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो ऑल इंडिया जो रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, उसने ये बोला है और अर्जी दी है कि अभी जो आने वाला जो बजट है, एंड एज यू नो कि बजट जो है हमेशा ये जो 1 फरवरी को आता है, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 31 जनवरी को आता है। एंड सर्वे में क्या होता है कि जो पास्ट ईयर का जो भी चीजें बनाई गई थी या जो भी स्कीम था या सारी चीजें वो बताई जाती है कि कितना हमने अचीव किया, और जो भी स्कीम थी वो कितना अलॉटमेंट हुआ, जो फंड देना था वो कितना अलॉट हुआ, और कितना काम प्रोग्रेस पे हुआ। एंड ये जो बजट है जो 1 फरवरी को आता है, वो नेक्स्ट ईयर का दिखाता है कि कौन से स्कीम है, कौन से फंड है, कितना फंड एलोकेट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें तो ये है ही। लेकिन ये जो एसोसिएशन है उसने डिमांड किया है कि ये जो आगे नेक्स्ट जो बजट आने वाला है उसमें कि एक ही तरह का, जैसे ये जो रबर है और रबर के जो प्रोडक्ट है उसमें किसी में तो 18% जीएसटी लगता है, लेकिन जो रबर का प्रोडक्ट है उसमें क्या है कि 28% जीएसटी लगता है। तो इसी के लिए बोला गया है कि सारे में 18% ही जीएसटी लगना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। और अब हम देखते हैं कि जो रबर का बोर्ड है, ये जो बोर्ड है कब आया और इसमें क्या सारी चीजें होती हैं, एंड ये जो रबर का है कि रबर का हम लोग किस चीजों से कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे टॉय में हो गया, बहुत सारी चीजों में है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। एंड ये न्यूज में इसलिए है और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ऑल बिकॉज ये 2022 में भी एंड 3 में भी ये रबर, और ये पहले तो कॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एंड बाद में ये 2023 में टी से रिलेटेड ये जो टी बोर्ड है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। एंड अभी क्या है, ये मैं अलग से एक वीडियो लूंगी, जो अभी रिसेंटली एक ये जो टर्मरिक का बोर्ड बनाया गया है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑल बिकॉज क्योंकि मे भी इन्होंने पहले कॉफी पे ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, कॉफी के जो बोर्ड है उस पे, टी बोर्ड पे भी क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन इसी ईयर जो साउथ में एक टर्मरिक बोर्ड भी बना है, तो उसके तहत भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दे कैन आस्क इन प्रीलिम्स आल्सो, कि जो 2024 का प्रीलिम्स है उसमें। तो इसीलिए हम लोग ये जो टर्मरिक बोर्ड है उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये जो रबर बोर्ड है उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं, ये जो बूस्टिंग रबर कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। और ये जैसे ये रबर क्या है, तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये रबर क्या है। लेकिन ये जो नेचुरल रबर है वो वर्सटाइल है और इसेंशियल रॉ मटेरियल है जो डिराइव किया जाता है, ये जो लेटेक्स है और ये जो मिल्की सैप सर्टेन फ्रॉम प्लांट स्पीसीज। तो ये जो एक लेटेक्स ओरिजिनेट होता है, ये जो प्लांट जो स्पीसीज है उससे, तो उसी से रबर बनाया जाता है। एंड ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और इसमें प्राइमरी कंपाउंड भी होते हैं जिसको पॉलीमर बोला जाता है, एंड ये पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये अब जितने भी स्पेसीज हैं, या फिर ये जेनरिक नेम हो गया, या फिर ये सारे जो बायोलॉजिकल टर्म है या फिर बायोलॉजिकल नेम, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑल बिकॉज ये 2-3 क्वेश्चन इसी साल ये जो प्रीलिम्स का जो 2023 था उसमें पूछ लिया गया था। एंड ये जिसमें है ना, ये ग्रो कहाँ करता है, इसका हम लोग समझते हैं कि ये जो ग्रोइंग कंडीशन क्या है, जैसे ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, एंड इसके लिए हमेशा ये 2000 से लेकर के 4500 mm उतना ये इस कल्टीवेशन के लिए ये जो एनुअल रेनफॉल होना चाहिए। एंड ये जो है वो डीप एंड लैटेराइट ये जो फर्टाइल सॉइल वहां पे ये प्लांट किया जाता है। एंड ये जो सॉइल है उसका एसिडिक पीएच क्या होता है 4.5 से लेकर के 6 तक, और ये हाईली डेफिशिएंट होता है, एंड इसमें फास्फोरस की कमी होती है। और ये इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 25 से लेकर के 34 डिग्री होना चाहिए। एंड ये जो 80% है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए, तभी जाकर के इनकी जो आइडियल कल्टीवेशन है वो हो पाएगी। एंड इसके लिए है जरूरी है कि वहां पे ये जो
हेवी विंड ना हो और हेवी विंड को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज उनका जो प्लांटेशन है वो खराब हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ये जो रबर का प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है वो बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में होता है। एंड इसीलिए ये जो लार्जेस्ट, ये जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का। एंड ये 40% जो है इंडिया का टोटल नेचुरल रबर का कंजम्पशन किया जाता है। और ये लेकिन फिर भी इतना ज्यादा इंडिया में इसका रबर का यूज है, क्योंकि ये इतना ज्यादा, तो यहाँ पे जो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, बट उसके बाद भी इसका जो कंजम्पशन इतना हाई है कि सिर्फ 40% ही ये पूरा हो पाता है। बाकी जो रेस्ट परसेंटेज है वो इंपोर्ट करता है इंडिया। तो ये इंपोर्ट से उसकी जो है बाकी की जो कंजम्पशन है वो उसकी नीड पूरी हो पाती है। अब देखते हैं ये रबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। जैसे 8.5 लाख हेक्टेयर का रबर का प्लांटेशन होता है। एंड ये केरला में, तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड असम, वो इन सारे जो स्टेट्स है वहां पे फैला हुआ है। एंड ये जो है ये 5 लाख हेक्टेयर है वो कंसंट्रेटेड है साउथ स्टेट में, जैसे केरला हो गया, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तो वहां पे। और बाकी की जो जगह है वो त्रिपुरा में, और 1 लाख जो है वो अदर स्टेट में। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि इसका मेजर जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है। जैसे टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे रबर एक की कंपोनेंट है और यूज किया जाता है टायर का जो प्रोडक्शन है उसमें। और एज यू कैन सी कि जितने भी जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स का टायर जो होता है वो उसको रबर से बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इसका कंजम्पशन होता है, क्योंकि इसका हर चीजों में यूज है। एंड ये जो ऑटोमोटिव पार्ट है, जैसे ये सील हो गया, गैस्केट, और ये जो गैस्केट हो गया, हॉसेस हो गया, और ये जो वेरियस अदर कंपोनेंट के जो व्हीकल्स में, व्हीकल्स के अदर पार्ट्स में भी, जैसे रबर का यूज हर जगह, सिर्फ टायर में ही नहीं होता है, बहुत सारे जो कंपोनेंट है उसमें भी यूज होता है। एंड एज यू कैन सी कि फुटवेयर में भी इसका यूज होता है, जैसे कि जितने भी शू सोल हो गया, या फिर कुशनिंग में, या स्लिप रेजिस्टेंट, जैसे फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी चीजों में। एंड आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे एज ए डोरमेट भी यूज किया जाता है रबर को, क्योंकि वहां पे क्या है कि फ्रिक्शन नहीं होता। तो ये सारी चीजों में भी रबर का यूज किया जाता है। एंड इंडस्ट्री में भी हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कैसे यूज किया जाता है, जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गया, हॉसेस हो गया, मशीनरी कंपोनेंट। तो ये सारी चीजों में, इवन दो ये जो मेडिसिन और मेडिकल वाले ये जो रीजन है या सेक्टर है उसमें भी यूज किया जाता है, जैसे ग्लव्स हो गया, या फिर ये जो सिरिंज प्लंज हो गया, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट, उसमें भी यूज किया जाता है। एंड ये जो कंज्यूमर गुड्स है, जैसे ये बलून्स हो गया, इरेजर हो गया, हाउस होल्ड ग्लव्स हो गया, तो ये सारी चीजों में भी रबर का यूज किया जाता है। एंड ये जो स्पोर्टिंग गुड्स है, जैसे कि टेनिस बॉल हो गया, गोल्फ बॉल हो गया, एंड ये जो प्रोटेक्टिव गियर है, तो वो सारी चीजों में भी यूज किया जाता है। एंड ये रबर बोर्ड क्या है, अब हम देखते हैं, क्योंकि रबर बोर्ड इंपॉर्टेंट है। एंड उसी तरह से कॉफी बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, टी बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपके साथ एक जो टर्मरिक बोर्ड है वो भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये टर्मरिक बोर्ड जो मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, ये जो विजन का मंथली मैगजीन है अक्टूबर का, उसका जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें मैंने ये जो टर्मरिक बोर्ड है उसको मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपको देखना होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। एंड हम लोग ये भी देखेंगे, ये जो रबर का बोर्ड है वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया सेक्शन 4 ऑफ द रबर एक्ट 1947 के तहत। एंड ये जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव बनाती है, क्योंकि उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें मेंशन नहीं किया गया है, उसको अलग से बनाना पड़ता है, इसीलिए उसको ये स्टैट्यूटरी बोल रहे हैं। एंड ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी करता है जितने भी, और ये जो रबर बोर्ड है उसको कंट्रोल कौन करता है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ये जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो इसको मैनेज करती है एंड कंट्रोल करती है। एंड ये जो बोर्ड है वो हेड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा, जो अपॉइंट कौन करता है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंटमेंट करता है इसका जो चेयरमैन है उसको। और इसके अदर जो मेंबर भी हैं, 28 मेंबर है जो रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस इंटरेस्ट को, जैसे नेचुरल रबर इंडस्ट्री हो गया। एंड इस बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका कोट्टायम केरला में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि अभी हम लोग दो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि इसमें जो है कौन सा बोर्ड कहाँ पे है और कहाँ लोकेट करता है, उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो आप लोग रिमाइंड करके रखिएगा कि ये
जो बोर्ड का जो है, रबर बोर्ड कहाँ पे लोकेट करता है, ये जो कोट्टायाम केरला है वहां पे। एंड ये जो बोर्ड है वो रेस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के, और रबर इंडस्ट्री जितने भी है उसके डेवलपमेंट के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। एंड ये एनकरेज करता है रिसर्च का, डेवलपमेंट का, और एक्सटेंशन करता है कि जितने भी जो रबर से रिलेटेड जो कंपनीज है उसकी ट्रेनिंग करने में एंड उसके एक्सपांशन में। तो ये सारी चीजों के लिए ये बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो यही सारी चीजें हैं, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थी वो डिस्कस कर लिया। जो भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल था एंड जो इम्पोर्टेंट जो एडिटोरियल आर्टिकल था तो उसको भी डिस्कस कर लिया है। तो थैंक यू वेरी मच। एंड अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो रह गया है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेते हैं। एंड आप मैं फिर से आप लोग को रिमाइंड करवा दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो एक तो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में 2019 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट, ये जो डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड ऑर्डर, ने भी जो अदर कंट्रीज है इंडिया की और उसका जो फ्रेंडशिप है और कैसे ये जो वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये जो अदर वर्ल्ड में, जैसे ये क्वेश्चन है कि टोबैको, कोकोआ, रबर, और टोबैको, कॉटन, रबर, और ये जो कॉटन, कॉफी, शुगर केन, और रबर, कॉफी, वीट, तो ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे आया, ओरिजिनेशन कैसे हुआ इसका, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसका आंसर को भी मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है। एंड ये जो दूसरा जो क्वेश्चन है कि ये मैच ये 2008 में आया हुआ है। एंड ये मैच द फॉलोइंग के रिगार्डिंग है कि लिस्ट 1, लिस्ट 2 कि कॉफी बोर्ड कहाँ पे है, एंड रबर बोर्ड कहाँ पे है, टी बोर्ड कहाँ पे है, टोबैको बोर्ड कहाँ पे है, और ये जो है उसका जो जगह है वो लोकेट करना है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। एंड ये जो है पहले से इसमें आंसर तो दिया ही हुआ है, लेकिन आप लोग लोकेशन देखेंगे। एंड मैं क्या करूंगी, अगले जब हम लोग वीडियो लेंगे तो ये जो कि कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड के बारे में तो हमने देख ही लिया, लेकिन ये जो कॉफी बोर्ड है और टी बोर्ड उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। सो यही है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से प्लीज लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।